सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम यहाँ पे ईवीएस के लिए एक वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद एक के बाद एक जो है वीडियोस आते जाएंगी आपकी, जिसमें हम जितना भी सिलेबस है उसको यूनिट वाइज आपका कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होंगे वो भी हम साथ ही साथ इसमें कवर करते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होते हैं उनके लिए, किसी भी स्टेट के लिए, और इसके अलावा जो आपका अभी जो शिक्षक भर्ती आने वाला है उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई 1, स्वयं के पर्यावरण को समझना। ये आपके जो सिलेबस दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। जो लास्ट जो सिलेबस हमारे पास अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग। तो पर्यावरण क्या है, देखिए पर्यावरण को हम लोग सिंपल सा समझते हैं। इसमें जो है आपका दो चीज़ें होती हैं, जीवित और अजीवित, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये दोनों चीज़ें आपस में मिल के, इनका जो संयोग होने से जो आपका जो एक सर्कल बनता है, घेरा बनता है, एक आवरण बनता है, उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। जैसे इसका आप सभी ने सुना होगा, परिधन आवरण। जो हमारे चारों जो आवरण होता है, जो हमें चारों ओर से घेरे होता है, वो कहलाता है आपका पर्यावरण। ठीक है। उसमें आपका हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, पशु पक्षी, समाज, प्रकृति, संस्कृति, ये सब चीज़ें जो है आपकी शामिल हो जाती हैं। अंग्रेजी में इसको एनवायरनमेंट कहते हैं, जो फ्रेंच भाषा से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? फ्रेंच भाषा से आया हुआ है एनवायरनमेंट जो है ना, जिसका मूल शब्द है एनवायरन। ठीक है, इसका मूल शब्द है एनवायरन। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि आसपास या अराउंड। ओके। तो पर्यावरण के घटक देखते हैं हम लोग। देखिए पर्यावरण के जो है सामान्यता देखते हैं कि प्रकृति में जो है घटक अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें पहला आता है आपका प्राकृतिक अथवा जैव भौतिकी, यानी जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है ना, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये प्रकृति द्वारा निर्मित तत्व हैं। ठीक, ये प्रकृति निर्मित करती है, ना कि मानव। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक या भौतिक जो होता है ना, जैव भौतिकी या नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है, वो प्रकृति द्वारा ही निर्मित होता है। इसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे अजीवित चीज़ें जो होती, जो निर्जीव घटक होते हैं, उसमें कौन कौन से आपका भू आकृतिक कारक, जैसे धरातल हो गया, मृदा हो गई, चट्टानें हो गई, खनिज पदार्थ हो गया, किसने बनाया? सभी ने प्रकृति से ही तो बनाया ना। वैसे ही भौतिक घटक आपके वायु, जल, मिट्टी, पर्वत, रेगिस्तान, ये भी किसके हैं? आपके अजैविक घटक हैं, जो प्रकृति ही बनाती है। जलवायु संबंधी कारक, जैसे आपका तापमान हो गया, उमस हो गया, वर्षा हो गया, वायु हो गया, आकाश, सूर्य, ये सब भी आपकी प्रकृति ही बनाती है। वहीं सजीव घटक की बात करें तो आपका जो है वनस्पति हो गया, पशु हो गया, सूक्ष्मजीव हो गया, मनुष्य हो गया, जीवन के सभी रूप हो गए, ये सब भी आपके क्या होते हैं? प्राकृतिक घटक होते हैं। ऊर्जात्मक घटक देखते हैं। ऊर्जा जो जहाँ से मिलती है आपको, जहाँ सूर्य हो गया आपका, वर्षा से भी ऊर्जा मिलती है, जलधार से भी क्या बोलते हैं, ऊर्जा मिलती है, हवा से ऊर्जा मिलती है। ये सब ऊर्जात्मक घटक हैं, इनसे ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। महत्व क्या है इसका? तो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक संसाधन जो आपका पानी, हवा, भोजन, ऊर्जा, इसी से मिलता है। किससे? आपके प्राकृतिक घटक से। तो वायुमंडल के बारे में हम लोग देखते हैं इसके बाद, है ना। तो जो प्राकृतिक घटक है ना, उसमें कई तत्व होते हैं, जैसे आपका अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनता है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्राकृतिक में वायुमंडल। हमने सुना होगा ना, जलमंडल, वायुमंडल, आपका स्थल मंडल, इनमें से ही आपके जनरली क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें वायुमंडल सबसे प्रमुख है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाता है। तो वायुमंडल केवल गैसों का मिश्रण नहीं होता, बल्कि यह पृथ्वी का बॉडीगार्ड कहलाता है। ठीक है, कैसे कहलाता है? कि कोई भी चीज़ें जो पृथ्वी को घेरे हुए है, क्या है वो? आपका वायुमंडल है। ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों ओर क्या घिरा हुआ है? उसका वायुमंडल है। तो कई चीज़ों से उसकी रक्षा करती है, जैसे यूवी लाइट से रक्षा करती है। कोई भी उल्का पिंड आता है तो वायुमंडल उसको क्या करता है? धीरे धीरे गर्म करके उसको वायुमंडल पे ही गला के ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। कोई भी और चीज़ें जो हैं आपकी अंतरिक्ष से आ नहीं पाती। वैसे ही वायुमंडल के बहुत सारे काम हैं ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो प्राकृतिक पर्यावरण एक विशाल जटिल प्रणाली है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। ठीक है। तो जिन चार स्तंभ होते हैं, जैसे चार स्तंभ इसको माना गया है, आपका स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल को। ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, हम लोग के पास में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे शामिल होती हैं।
तो प्राकृतिक पर्यावरण देखते हैं, एक परिचय है इसके बारे में है प्राकृतिक पर्यावरण। तो पर्यावरण जो है शब्द जो है फ्रेंच से आया हुआ है, इन्वायरनर से आया हुआ है, जिसका अर्थ है पड़ोस या आसपास, है ना। हमारे चारों ओर कुछ भी है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हमारी पर्यावरण के ही घटक हैं। इसके दो तत्व होते हैं आपके, जैविक और अजैविक, हमने देख लिया है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें स्थल मंडल। सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्थल मंडल। तो पृथ्वी का जो ठोस आधार होता है, जहाँ पे स्थल होता है, जमीन होती है, उसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। सामान्य भाषा में समझे तो स्थल मंडल पृथ्वी की वह बाहरी परत है जिस पर हम रहते हैं। यह केवल मिट्टी की परत नहीं है, बल्कि इसमें पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक की संरचनाएं भी शामिल होती हैं। अब देखते हैं इसका संरचना और महत्व देखते हैं इसी में। तो इसमें क्या मिलता है हमको, खनिज संसाधन मिलते हैं। जैसे स्थल मंडल में धातुओं, कोयला, पेट्रोलियम, अन्य खनिज तत्व जो है मुख्य स्रोत होते हैं। वहीं पे कृषि या आवास जो है इसी मिट्टी के ऊपर पे ही हम करते हैं। तो जितना भी आवश्यक जो पोषक तत्व होता है वह भी प्रदान कौन करता है, यह मिट्टी या स्थल मंडल करता है। मनुष्य जानवरों के रहने के लिए जो ठोस आधार होता है वो भी यह स्थल मंडल देता है। तो इसकी विविधता हम लोग देखते हैं, इसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटियाँ, ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग को देखने को मिलते हैं। और विभिन्न प्रकार की जलवायु और वनस्पतियों को यह जन्म भी देती है। तो स्थल मंडल का संतुलन बिगड़ने पर भूस्खलन, मृदा अपरदन जैसी समस्याएं भी हमको देखने को मिलती हैं, यानी सीधे तौर पर कहें तो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का जलमंडल। जलमंडल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाती हैं। तो जीवन की धारा जो होती है आपकी जल होती है, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा गया है पहले देखते हैं। जब ये अर्थ है ना, अर्थ को जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यहाँ पे महासागर सबसे ज़्यादा है। कितना है आपका 71% जो भाग है उसमें केवल जल है। तो ये जो पृथ्वी है ना, जल होने के कारण ये जो आकाश से जब देखते हैं तो इसका कलर जो है नीला दिखाई देता है, इस वजह से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो जल मंडल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, महासागर, सागर, नदियाँ, झीलें, हिमनद, ग्लेशियर्स जो होते हैं ना, जमे हुए जो बर्फ़ के ग्लेशियर्स होते हैं वो भी, और भूमिगत जल, ये सभी शामिल हैं। ठीक है, भूमिगत जल भी शामिल होता है, इसको इम्पॉर्टेंट रख लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो कूट वाले सवाल बन रहे हैं ना उसमें यही चीज़ें दे दी जाएंगी कि हमारे पृथ्वी पे पहला पॉइंट दे दिया जाएगा इनमें से क्या क्या सही है। ठीक है, पहला पॉइंट दे दिया जाएगा पृथ्वी पे लगभग 71% जो है आपका पानी पाया जाता है या जल पाया जाता है। दूसरा, महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनद इसमें शामिल होती हैं। भूमिगत जल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चौथा दे देगा, भूमिगत जल में केवल 1% जल ही हमारे पीने, भूमिगत जल जो है हमारे पृथ्वी पे केवल 1% ही पाया जाता है। तो ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है ना, भूमिगत जल जो है आपके जलमंडल में शामिल नहीं है, तो ये पॉइंट गलत है। 1% तो अवेलेबल है, ये तो ठीक है। ठीक है, जिससे हम पीने योग्य पानी मिलता है ना। बाकी 1, 2 और चौथा जो पॉइंट है सही है। इसको आजकल JKLM वाले पैटर्न में दे देता है, ऑप्शन में दे देगा JKNL सही है। ठीक है, J सही है, K सही है, L सही है, ऐसा तो ऑप्शन देख के हमको टिक लगाना होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान रखने, जैसे हिमनद, हिमनद जमा हुआ बर्फ़ है ना। ठीक है, हिमनद वही है ना, जमा हुआ बर्फ़ जब पिघलता है तो वहाँ से थोड़ी नदियाँ बहते हुए निकलती हैं, हिमनद हो गया वही। तो ये भी आपके जलमंडल में शामिल है। खासकर देखिए भूमिगत जल हम लोग ध्यान ही नहीं देते कि जलमंडल पे हो सकता है ऐसा बोल के, है ना। तो पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का 97% हिस्सा महासागरों में है, जो पीने योग्य नहीं है क्योंकि खारा है ना। और केवल 3% जल ही मीठा जल है, जिसका अधिकांश हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। और मानव के उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा केवल 1% से भी कम है। देखिए ये जो परसेंटेज है आपको कई जगह पे अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन हमेशा जब भी ऑप्शन देगा लगभग वाला बात करके देगा। तो याद रखिएगा जो है 3% जल हम लोग के लिए मीठा वाटर है पूरे पृथ्वी में, जिसको हम पी सकते हैं। इस 3% का लगभग 1.5% जो है जमा हुआ है, यानी जो आपका हिमनद है। बचा कितना, 1.5%। तो ये 1.5% का आपका 1% से कम, यानी इसको सीधा पॉइंट
0.75% आपका भूमिगत जल कर दीजिए, 0.75% आपका नदियाँ, तालाब, पोखर, झील, इन सब में ऐसे करके ये शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से 1.5% जो जल है वो लगभग पीने के लिए योग्य है, जो उपलब्ध है, ऐसा कह सकते हैं, है ना, सामान्यतः उपलब्ध है। तो जल चक्र के बारे में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी में जल कभी भी स्थिर नहीं रहता या वाष्पीकरण होते रहता है, और इसका संघनन भी होता है। वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन, एंड संघनन मतलब कंडेंसेशन। इवेपोरेशन मतलब जो पृथ्वी पे जो उपलब्ध जल है उसका भाप बन के ऊपर उठना, और कंडेंसेशन मतलब जब भाप जो है उसकी छोटे छोटे भाप जो है की बूंदे जो है, मतलब भाप के जो कण आपस में चिपकते जाते हैं तो पानी का बूंद का रूप लेते हैं, और पानी में फिर से वो क्या बोलते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडेंसेट हो जाते हैं, उसको फिर से पानी में बदल जाना, भाप से पानी में बदल जाना कंडेंसेशन कहलाता है, और वो नीचे आ जाती है। ठीक है, तो वर्षा की जो प्रक्रिया है इसी माध्यम से पूर्ण होती है, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं उसको, है ना। जब बूंदें जम जाती हैं तो वो एक जगह इकट्ठी होकर प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। देखिए वाटर साइकिल ऐसे ही हम लोग को देखने को मिलता है। कैसा है ये कि पानी है, यहाँ से देखो इवेपोरेट हुआ, ऐसा इवेपोरेट होकर बादल बन गया, फिर वो कंडेंसेट हुआ ठंडी हवाओं से, फिर वर्षा के रूप में वो फिर से नीचे आ गया। तो इस प्रकार से जल चक्र जो है हम लोग का चलते रहता है। इसका महत्व क्या है? पहला चीज़ तो तापमान नियंत्रण होता है। ठीक है, महासागर पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने में मदद करता है। परिवहन, जल मार्ग, व्यापार, यात्रा, सबसे पुराने रास्ते जो हैं ये सबसे सस्ते साधन आदि भी हुआ करते थे। और जैव विविधता इसी की वजह से ही हमको देखने को मिलती है, जहाँ पे समुद्रिक जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा, यानी सबसे अधिक प्रजातियों पाई जाती हैं इसमें, और दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है आपका समुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र। इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट है, याद रखिएगा। नोट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स अगर लिखना चाहें तो ये सब चीज़ें आप लिखते जाइएगा। वन लाइनर बनता है, जैसे एक एक यूनिट से वन लाइनर बनाइए, कि जो वन लाइनर में क्या है वो फैक्ट लिखिएगा वन लाइन में, जो अक्सर क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो ये कम से कम ये वन लाइनर ही पढ़ के चले जाएंगे तो आपको ना एक दो क्वेश्चंस तो ऐसे ही सिंपली फंस जाते हैं, है ना। पूरा थ्योरी पढ़ने से अच्छा कभी कभी वन लाइन पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट होता है। वायुमंडल का जो संगठन है देखते हैं तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। वायुमंडल कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि ये कई गैसों, जल वाष्प और सूक्ष्म कणों, ठीक है, का जटिल जो है समूह है। ठीक है, ये गलत दे दिया है, सूप दे दिया है। तो गैस जो होती हैं, अलग अलग गैसें, जल वाष्प और सूक्ष्म कण, धूल के कण, एरोसोल्स इसको बोलते हैं ना, ये सभी मिलके आपका वायुमंडल का निर्माण करती हैं। जिसमें गैसों की बात करें तो प्रमुखता सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आपका नाइट्रोजन, जिसकी प्रतिशतता है आपकी 78%। 78% नाइट्रोजन अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। ओके, द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इज़ 78% इन द एटमॉस्फेयर। ओके फाइन। निम्न इसको याद रखने में मदद करती है नियंत्रण। देखिए, यह आग पर नियंत्रण रखने में मदद करती है, और पौधों के लिए मुख्य प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है नाइट्रोजन। ध्यान रखेंगे, ये बात याद रखेंगे कि यह आग पे नियंत्रण करने का जो है कार्य करती है। अगर 78% नाइट्रोजन यहाँ पे पृथ्वी में उपलब्ध नहीं होता और सिर्फ ऑक्सीजन होता तो सोचिए छोटी सी भी चिंगारी जो है कितना बड़ा रूप ले लेती, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जो है आग जलता है, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलता। नाइट्रोजन की उपस्थिति होने के कारण जो है आग उतनी तेज़ी से वो नहीं जल पाता है ना। ऑक्सीजन तो है आपका 21%, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो इसको जीवनदायिनी गैस बोला जाता है, और बिना इसके दहन यानी कंबशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके बिना दहन भी नहीं हो सकता, इसके बिना श्वसन यानी रेस्पिरेशन जो है संभव नहीं है। तीसरा आता है आपका ऑर्गन। ऑर्गन जो है सिर्फ 0.93% अवेलेबल है। यह एक अक्रिय यानी इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब क्या होता है? जो किसी भी अवस्था में किसी भी तत्व, किसी भी धातु आदि से क्या करता है, कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, उस गैस को हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं। यही ऑर्गन जो है, पहले पुराने ज़माने में ऐसा बल्ब मिलता था ना, पुराने ज़माने में बल्ब होता था जिसके बीच में ऐसे
तंतु लगा होता था। तो इसके अंदर पे ये ऑर्गन गैस भरी जाती थी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, जो फिलामेंट होता है जब गर्म होता है तो ऑक्सीजन नहीं होने के कारण वो जल नहीं पाता है ना, बस वो गर्म होके हमें रोशनी दे पाता है। नहीं तो ये क्या हो जाता, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मात्रा केवल 0.03% है, लेकिन मात्रा कम है, लेकिन ये इसका जो प्रभाव है बहुत बड़ा है। कैसे? यह जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण में, यानी जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं यानी अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो पौधों के लिए यह जो कार्बन डाइऑक्साइड होती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बिना वो खाना नहीं बना सकते। दूसरा चीज़, पृथ्वी को गर्म रखने के लिए भी यह जिम्मेदार है। जैसे आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर पे जो वायुमंडल है, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये क्या करता है, हीट को अंदर आने देता है, ठीक है, और हीट को यहाँ से पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देता। यानी देखो, मान लो सुबह के समय जब सूर्य उगा रहता तो यहाँ पे पूरी हमारी गर्मी हमको मिलती, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता पूरा का पूरा हीट तुरंत निकल जाता। तो सोचिए यहाँ पे कितनी ठंडी हो जाती है ना। जैसे रेगिस्तान में अक्सर देखने को मिलता है, सुबह बहुत गर्मी होती है और शाम को धूप होती है। तो ये जो ट्रैपिंग जो रहता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं इसको, ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है कुछ मात्रा में हीट को, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा करेगा तो कभी भी हीट कम नहीं हो पाती। खैर, इसके बारे में और देखेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जल वाष्प। जल वाष्प भी हम लोग के वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, जिसकी मात्रा 0% से लेकर 4% तक अक्सर हमको बदलती देखने को मिलती है। इसकी मात्रा ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी फैक्ट में पूछ सकता है। 0 से 4% यह बदलती रहती है या बादलों के बनने और बारिश के मुख्य कारण होते हैं। जल वाष्प से ही बादल बनता है और वर्षा होती है। अब देखते हैं वायुमंडल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वायुमंडल की जो परतें होती हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें टोटल जो है आपकी 5 परतें होती हैं। पहला चीज़ ये याद रखेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, तापमान और हवा का दबाव बदलता जाता है। इसी आधार पे वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया गया है। देखो, ये पिक्चर देख के हमको समझ में आएगा। एक मिनट ना, थोड़ा पहले इसको इंग्लिश में याद रख लीजिएगा। मैं हिंदी में इसको नहीं बता रहा हूँ, इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर आजकल क्या किया जाता है एग्ज़ाम में ना, इसको क्षोभ मंडल ना दे के सीधा ट्रोपोस्फेयर लिख के दे देगा, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर लिख के दे देगा, मेसोस्फेयर लिख के दे देगा, हिंदी में ही, है ना, थर्मोस्फेयर लिख देगा, एक्सोस्फेयर लिख देगा, इसका उच्चारण लिख देता है। तो देखिए, ये हो गया आपका, एक मिनट थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला लेयर, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया चौथा लेयर, और ये हो गया आपका पांचवा और सबसे बाहर का लेयर। पहला होता है आपका ट्रोपोस्फियर। देखो, इसको याद रखने का एक तरीका होता है TSMTE, है ना, ऐसा याद रखिएगा, TSMTE, है ना। इस तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इसको याद रखने का दूसरा तरीका ये है, सबसे पहले देखो ट्रोपो जो है ट्रैप करके रखता है। क्या ट्रैप करता है यहाँ पे, मैं सिर्फ यहाँ पे ना आपके समझ के लिए बता रहा हूँ, है ना। ये क्या करता है, ये पूरा जो जो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, मैं आपको इसमें थोड़ा थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। लगभग ये 12 किलोमीटर का लेयर होता है, ठीक है। ये जगह के हिसाब से ध्रुव में जो है कम होता है, विषुवत रेखा के पास ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो एक्सपेंड हो जाता है, गर्मी कम रहती है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इस तरीके से। तो औसत इसकी ऊंचाई जो है 12 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। कहीं कहीं पे ये जो है आपको 8 to 12 ऐसा इसका जो है दिखने को मिलेगा। जितनी भी वायुमंडलीय घटना होती हैं, जैसे वर्षा का होना, तूफान का आना, ठीक है, आपका जो है किसी भी प्रकार के जो चमक वगैरह होती हैं देखना आपका, है ना, वो सब चीज़ें यहीं पे हमको देखने को मिलती है, इसके ऊपर पे नहीं, है ना। तो
तो ये जो ट्रोपोस्फियर होता है इसमें ट्रैप होता है जितना भी वायुमंडलीय घटना, इससे याद रख लीजिएगा। स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, या इसको स्ट्रेट से आपका सिंपल याद रख लीजिएगा, सिंपल। क्यों? यहाँ पे तापमान हमेशा एक समान बना रहता है, समतापमंडल बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक। तीसरा होता है आपका मेसोस्फियर। मेसोस्फियर जो होता है आपका मीन यानी बीच का, ठीक है, बीच वाला जो भाग होता है मेसोस्फियर हो गया। 1 2, ठीक है, इधर से 4 5 दोनों के बीच में क्या होता है? 3 होता है, इसलिए मेसोस्फियर, इसको याद रख लीजिएगा। यहीं पे मेटेराइट जो होते हैं आपके, जो उल्का पिंड्स वगैरह आती है ना, वही ये मेसोस्फियर क्या करता है, उससे हमारी रक्षा करता है। जब मेसोस्फियर में उल्का पिंड आता है तो वो जलते 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 ये मेसोस्फियर पे ही पूरी तरह से राख बन जाता है, वो स्ट्रेटोस्फियर या थर्मोस्फियर में नहीं आ पाता। स्ट्रेटोस्फियर का एक और फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ पे तापमान एकदम समान होता है। इस वजह से यहाँ पे कोई भी वायुमंडलीय घटना जैसे बादल का चमकना, गरजना, ठीक है, बरसात होना, कोई तूफान आना, ये सब चीज़ें नहीं होती। इसलिए जो आपका जो वायुयान होता है जिसमें सवारी जाती है ना, ठीक है, सवारियाँ जो जाती हैं जिसमें आदमी बैठ के जाते हैं, वो इसी स्ट्रेटोस्फियर में से होके गुजरता है, क्योंकि आसमान आपको क्लियर दिखाई देता है, कोई भी वायुमंडलीय घटना, हवा पानी तूफान ये चीज़ें नहीं होती, तो यहाँ पे आसानी से वो चल पाता है। वहीं पे हेलीकॉप्टर के लिए क्या होता है, उसके पंख लगे होते हैं और उसको प्रोपेलिंग की आवश्यकता होती है, यानी एक दाब की आवश्यकता होती है। जब हवा नहीं होगा तो उसमें दबाव कैसे पैदा होगा? तो वो जो है कभी भी स्ट्रेटोस्फियर में जो है आपका हेलीकॉप्टर नहीं फ्लाई हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही फ्लाई हो सकता है, क्योंकि उसको प्रोपेलिंग के लिए वायु दाब की आवश्यकता होती है। ये फैक्ट्स हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि हेलीकॉप्टर कौन से वायुमंडलीय जो क्या बोलना चाहिए पार्ट में क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकता है, तो ट्रोपोस्फियर में। और जो आपका जो वायुयान जो होता है ना आपका, प्लेन वगैरह बोलते हैं जिसको, एयरक्राफ्ट, तो वो हमेशा स्ट्रेटोस्फियर में, क्योंकि इसमें वायुमंडलीय घटना नहीं होती इसलिए। मेसोस्फियर जो होता है ये क्या करता है आपका, उल्का पिंड वगैरह जो होते हैं ना, उससे हमारी रक्षा करता है। उसके बाद आता है आपका थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो है नाम से ही समझ आता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। जितने भी आपके जो लेयर्स हैं ना, सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर यहीं पे पाया जाता है। और लास्ट आता है आपका, ये थर्मोस्फियर में आपका एक ये पाया जाता है आयनोस्फियर, ठीक है, आयन मंडल बोलते हैं जिसको। ये आयनोस्फियर क्या करता है, यहाँ से जब हम रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं ना, वो आयनोस्फियर से क्या होता है, टकरा के नीचे वापस आ जाता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग टावर लगाएं तो ये ऊपर जाएगा और वहाँ से टकरा के हम लोग यहाँ पे उसको रिसीव कर सकते हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा कोई भी इक्विपमेंट आदि की आवश्यकता नहीं होती, आयनोस्फियर के रहते हैं, हम लोग रेडियो सिग्नल भेज सकते हैं और उसको रिसीव कर सकते हैं। तो आयनोस्फियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो थर्मोस्फियर का सबसे निचला हिस्सा होता है। वहीं पे आपका स्ट्रेटोस्फियर का सबसे निचला हिस्सा यानी ट्रोपोस्फियर के जस्ट बाद वाला, इसको बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। O3 ओजोन लेयर जो होता है वो हम लोग को यूवी रेज वगैरह जो होती है ना, UVC, उससे आपका प्रोटेक्ट करता है। UVA, UVB, UVC होता है, तो C से हमारी प्रोटेक्शन करता है। UVC की वजह से ही कैंसर जैसे आपकी जो खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो स्ट्रेटोस्फियर का सबसे निचला पार्ट या ट्रोपोस्फियर के जस्ट बाद वाला जो पार्ट होता है आपका ओजोन मंडल जो होता है, ओजोन स्फीयर जो होता है, वो पाया जाता है। थर्मोस्फियर में आयन स्फीयर जो है, आयन मंडल पाया जाता है। वहीं पे लास्ट आता है आपका एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, इसका तापमान जो है एकदम कम होते जाता है और यहाँ पे जो वायुमंडलीय जो दाब होता है ना, एकदम कम और सघनता भी एकदम ना के बराबर होती जाती है। और एक्सोस्फीयर लगभग अंतरिक्ष के पार्ट में हमको देखने को मिलता है, ठीक, सबसे बाहरी एग्जॉस है ना। चलिए वही देखते हैं हम लोग। ट्रोपोस्फियर मौसम की प्रयोगशाला होती है ये, है ना। 1 मिनट।
तो इसकी ऊंचाई देखते हैं, औसत 13 किलोमीटर, कहीं पे 12 किलोमीटर, कहीं पे और कुछ दिया रहता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ना। जैसे ध्रुवों पे इसकी 8 किलोमीटर की ऊंचाई होती है और भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर। भूमध्य रेखा में बहुत ज़्यादा तापमान होता है, इसलिए सघनता कम होती है और 18 किलोमीटर तक ये जा सकता है। विशेषता देखते हैं, हम इसी परत में सांस लेते हैं। बादल, वर्षा, कोहरा, बिजली कड़कना जैसी मौसमी घटनाएं 99% मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं यहीं पे होती हैं। और सामान्य ह्रास दर यानी लैप्स रेट, यानी आपका जो ऊपर जाने पे क्या होता है 165 मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 165 मीटर जो है जैसे जैसे चेंज करते जाते हैं, ऊपर जाते जाते हैं, हर एक 165 किलोमीटर पे मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान घट जाता है। वही बोलते हैं ना, ऊंचाइयों पे तापमान कम होता है, वैसे ही समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर हवाई जहाज़ों का घर इसको बोला जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है, यानी आपका 18 to 50 है ना, ध्यान रखेंगे 18 to 50 पूरे ज़मीन से नहीं है ना। तो यार ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे ज़मीन से जब इसको नापे तो टोटल इसका लास्ट हाइट जो होगा आपका 50 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा। और इस ट्रोपोस्फीयर के बाद की जो हाइट है यानी 18 to 50 वाला जो एरिया है वो आपका ये होगा। ठीक है, कौन सा, स्ट्रेटोस्फीयर। तो विशेषता यहाँ क्या होती है कि यहाँ पे बादल और मौसम की हलचल नहीं होती, इसलिए हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श स्थिति यहाँ पे मिलती है। ओजोन परत जो आपका होता है ना O3, ठीक है, ये O3 होगा, ये कुछ भी लिख देता है यार, O3। इसी परत में ओजोन की सघनता होती है और जो सूर्य की खतरनाक यूवी रेस जो होती है, यूवी, इसको ध्यान रखेंगे, UVC है ना, ABC 3 होता है, ABC में सबसे ज़्यादा खतरनाक C होता है, तो किरणों को सोख लेता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका मध्यमंडल जो मेसोस्फीयर कहलाता है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है, यानी 50 to 80 याद रखेंगे, ऐसा है ना, समझ पा रहे होंगे है ना। इसको सुरक्षा कवच बोला जाता है। क्यों, हमने बताया था ना कि अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड जो मेटेराइट्स होती है ना, वो क्या होती हैं, हवा के घर्षण के कारण इसी परत में जल के खाक हो जाती हैं। और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत भी होती है यही, कितना, -100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल है ना, इसको थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर देख सकते हैं। आयनोस्फीयर सबसे नीचे वाली परत होती है, बताया था मैंने है ना। तो इसकी ऊंचाई जो है 80 से 400 किलोमीटर तक हो सकती है। इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए इसको थर्मोस्फीयर बोलते हैं, थर्मल है ना। इसमें आयन होते हैं जो पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा रेडियो और संचार तंत्र कार्य करने लगता है। उसके बाद आते हैं आपका बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर, जो 400 किलोमीटर से ऊपर की जितनी भी ऊंचाई होती है अंतरिक्ष की सीमा तक, वो जो है आपकी एक्सोस्फीयर कहलाती है। और इसकी विशेषता देखते हैं कि यहाँ पे हवा बहुत ही विरल यानी थीन होती है, यानी बहुत दूर दूर होती है उसके अणु, और हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहाँ पे अंतरिक्ष में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसें जो हैं हम लोग की वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, लेकिन कहाँ पे, एक्सोस्फीयर में, क्योंकि सबसे हल्की गैस होती है, ध्यान रखेंगे है ना। अब देखते हैं वायुमंडल की सुरक्षा कवच क्यों बोलते हैं इसको, है ना। जो ओजोन लेयर होता है, देखो यहाँ पे 3 अलग अलग होते हैं, UVC, UVB और UVA। एक मिनट, ये UVC सबसे खतरनाक होता है, उससे कम UVB और उससे कम आपका UVA। ओजोन जो लेयर होता है ना, जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर ऐसे ढका रहता है, ये क्या करता है, आपका जो ओजोन परत होता है इसमें UVA तो है, पार होके आ जाता है, जो हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है ना, UVA, ये तो आ जाती हैं, लेकिन UVB और UVC से हमका ये जो है प्रोटेक्शन दे देते हैं। UVB का कुछ पार्ट हम लोग तक पहुंच पाता है, ध्यान रखेंगे, कुछ मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको फिल्टर करके ही भेजता है। और UVC तो पूरी तरह से इसको ब्लॉक कर देता, नहीं तो हमारे पे स्किन केयर, तो स्किन जो कैंसर है वो होना निश्चित है ही। ठीक है, तो वायुमंडल के लिए 3 महत्वपूर्ण काम क्या क्या हैं, तो विकिरणों से सुरक्षा देती है ये हमें,
ठीक है। और सनस्क्रीन का जो हम लोग लगाते हैं ना, वही काम ये भी करता है, ये ओजोन परत। क्या करता है, हमें त्वचा कैंसर आदि से, आँखों में होने वाली बीमारियाँ जैसे मोतियाबिंद आपका होता है ना, कैटरैक्ट होता है, ठीक है, ग्लूकोमा बोलते हैं, वो सबसे बचाता है। और ये यूवी किरणों को रोकती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूवी किरण का ए, बी और सी इनमें से कौन सा ये रोकता है, तो सी को रोकता है, ध्यान रखेंगे। बी हल्के मात्रा में आ जाता है, ए तो पूरा आ जाता है। तो ए भी आ जाता है, बी भी आ जाता है कुछ मात्रा में, इसलिए ए बी तो आ जाता है, लेकिन सी पूरी तरह से इसको रोकता है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन बन जाता है इसलिए। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। और साथ तापमान का संतुलन भी यही करता है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने बताया था ना कि CO2 उपलब्ध होने के कारण जो है कुछ मात्रा में गर्मी अंदर आ जाती है और इसको बाहर जाने से यह रोकती है। तो बहुत गर्म रात, तो पृथ्वी दिन में बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो पाती और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं हो पाती। और जल वाष्प CO2 जो है ना, सूरज की गर्मी को रोककर पृथ्वी की औसत तापमान जो 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखते हैं, यानी 15 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ाते हैं और उसको धीरे धीरे करके घटाते हैं। तो इस तरीके से जो नॉर्मल टेम्परेचर बना होता है, जैसे अभी गर्मी के समय में देखना टेम्परेचर आपका 30 to 45 के आसपास में जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे बीच का जो गैप है कितने डिग्री का है, 15 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे 28 डिग्री जो है मिनिमम टेम्परेचर होगा, तो 43 डिग्री यहाँ पे आपका टेम्परेचर देखने को मिलता है। आप मौसम की भविष्यवाणी वाली जो होती है ना, वेदर फोरकास्ट वाली एप्लीकेशंस, उसमें देखना मिनिमम टू मैक्सिमम जो है आपका 15 डिग्री सेल्सियस का आपको क्या दिखेगा, टेम्परेचर डिफरेंस दिखेगा। ऑक्सीजन और दबाव, यहाँ पे हमको इसी लेयर पे हमको ऑक्सीजन मिलती है और दबाव भी बना रहता है, ठीक है। तो यह निश्चित करता है, जो वायुमंडलीय जो दाब होता है वो निश्चित रहता है, जिससे बिना मानव शरीर के नसें फटे रह सकती हैं। मान लीजिए आपके शरीर के अंदर का जो दबाव है, ठीक है, जो प्रेशर है वो बाहरी वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा, तो क्या होगा, आपके शरीर से जो खून है वो बाहर निकल जाएगा। और बाहर का दबाव ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी नसें एकदम चिपट जाएंगी। तो इन चीज़ों को क्या करती है, ये जो चीज़ें होती हैं वायुमंडलीय दाब जो होती है उसको एकदम संतुलित करके रखती है, ना तो ज़्यादा ना तो कम, एकदम संतुलन पे। तो वायुमंडलीय दाब का भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए देखना पर्वतों पे हम लोग जैसे जैसे चढ़ते जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, यानी शरीर के अंदर का जो दबाव है वो बढ़ जाता है और नाकों से, मुंह से आपका खून बहने लगता है, कभी कभी देखना है ना, वही चीज़ है। वर्तमान संकट, तो वर्तमान संकट किस में है, आपका ओजोन लेयर पे। क्यों, ये जो CFC होता है शॉर्ट फॉर्म है, जिसको फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखेंगे। ये पहले जो है ना फ्रिज या AC रेफ्रिजरेटर्स होते थे उसमें यूज़ होते थे, अभी इसका पूरी तरीके से बैन हो गया है। DO वगैरह की कैन जो होती है उसमें भी डला हुआ था। इसमें मेन क्या होता था, इसमें क्लोरीन होता था। क्लोरीन जो होता है ना, क्या करता है, ओजोन जो लेयर होता है ना O3, इसका फॉर्मूला होता है O3, और ये जो होता है आपका क्लोरीन इससे एक अणु लेके क्या करता है, ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ देता है, ठीक है। तो ओजोन जो है किस में बदल गया, अब ऑक्सीजन में बदल गया। अब सोचेंगे ये तो फ़ायदेमंद है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो लेयर है वो ख़त्म हो जाएगा भले ही कितना भी ऑक्सीजन रहे, ठीक है। तो यहाँ से जब UVC रेज जो हैं आपके पृथ्वी पे आ जाएंगे, अब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन का करेंगे क्या, न पेड़ पौधे जिंदा रह पाएंगे, न मनुष्य जिंदा रह पाएंगे, ना कुछ चीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका O3, है ना। और इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ती जाती है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है बढ़ रहा है, जिससे धरती की जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका कारण मुख्य रूप से होता है आपका CO2। ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, इसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। इसके अलावा भी और ग्रीन हाउस गैस होती हैं, लेकिन सबसे मुख्य रूप से इसी को माना जाता है क्योंकि इसकी मात्रा भी ज़्यादा है दूसरे के अपेक्षा, है ना। और CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सिर्फ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जहरीली गैस कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली तो नहीं होती, लेकिन इसका हम पे
ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है ज़्यादा हो जाने से। और दोनों जो है आपका प्रदूषित जो आपके धुएं होते हैं ना उसमें मौजूद होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषित में तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलता है। तो इसका एक रोचक तथ्य देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? यह वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो यहाँ से जब प्रकाश आती है ना तो यहाँ पे पानी जब भरा रहता है, ठीक है, प्रकाश अंदर जाती है और इसका जब प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग यानी फैलाव, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। विब ग्योर, ठीक है, ये याद रखिएगा, विब ग्योर, ठीक। वायलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है, ये होता है आपका विब ग्योर। तो इसमें जो आपका ब्लू वाला जो कलर होता है ना वो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है, सबसे ज़्यादा फैलता है, और वही हमको क्या होता है जब अंदर जाते हैं ना प्रकाश जो है फैल जाता है तो सबसे ज़्यादा ब्लू रंग जो है फैल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग जब पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं ना तो वो क्या है नीला दिखाई देता है पानी की गहराई की वजह से, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण, वो सभी जो है आपका प्राकृतिक पर्यावरण था। मानव निर्मित पर्यावरण देखते हैं, इसमें क्या है आपका भवन, सड़कें, पुल, उड़ान पुल, कॉलोनियाँ, उद्योग, कारखाने, वाहन, मशीन, जितना भी चीज़ जो मनुष्य बनाता है उसको मानव निर्मित बोलते हैं। और ये मनुष्य के आराम, परिवहन, रोजगार, शिक्षा आदि के लिए आधार बनता है। वहीं पे सामाजिक पर्यावरण क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, परिवार, विद्यालय, समुदाय, परंपराएं, रीति रिवाज, मित्र, पड़ोसी, सामाजिक नियम, जिसमें समाज शामिल हो वो सामाजिक पर्यावरण होता है। तो इसमें जो मनुष्य का चरित्र, मूल्य, नैतिकता, सामाजिक व्यवहार आदि का आधार यह सामाजिक पर्यावरण बनता है। वहीं पे आर्थिक पर्यावरण जो है आपकी गतिविधियों जैसे आपका व्यवसाय, रोजगार, धन, व्यापार व्यवस्था, उत्पादन, बाजार, संसाधनों आदि के उपयोग एवं उपभोग से जुड़ा हुआ होता है। और इसका महत्व क्या है, मनुष्य या समाज की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण, संस्कृति जितनी भी चीज़ें होती समाज की पहचान होती, मूल्यों से संबंधित तत्व हैं ये सब चीज़ें, जैसे आपका भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, त्यौहार, धार्मिक मान्यताएं, पहनाव, भोजन, परंपराएं, ये सब चीज़ें जो है संस्कृति से जुड़ी होती हैं। इसका महत्व क्या है, समाज की विशिष्टता, विविधता, सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में ये काम आती है। अब आते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका जैवमंडल। तो पृथ्वी का वह सबसे अनोखा एवं महत्वपूर्ण हिस्सा जहाँ जीवन पनपता है, इसे जीवन का मिलन स्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पृथ्वी के अन्य 3 मंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। यह जैवमंडल कहलाता है। मान लो ये वायुमंडल हुआ, ये जलमंडल हुआ और ये स्थलमंडल हुआ, तो ये तीनों का जो बीच वाला मिलाप वाला जो हिस्सा होता है ना वो जैवमंडल कहलाता है। यानी जैवमंडल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जल भी हो, वायु भी हो और आपका स्थल भी हो। तो ये जो है आपका जैवमंडल यानी बायोस्फीयर कहलाता है, जहाँ पे जीवन स्थायी रूप से पाया जाता है। देखिए जैवमंडल क्या है, तो ये एक संकीर्ण क्षेत्र है, ठीक है। पृथ्वी पर बहुत विशाल है लेकिन जीवन जो है कुछ ही जगह पे मौजूद है, और यह संकीर्ण क्षेत्र जो होता है, जो नैरो जोन होता है, वही कहलाता है आपका जैवमंडल। यह ऊंचाई में वायुमंडल कुछ किलोमीटर तक जहाँ पक्षी उड़ते हैं। तो बायोस्फीयर कहाँ तक ही सीमित है आपका, वह स्थान जहाँ तक पक्षी जो हैं उड़ते दिखाई दे सकते हैं या उड़ सकते हैं, वहाँ तक आपका बायोस्फीयर फैला हुआ है। वहीं पे समुद्र की गहराई के तल तक जहाँ तक जीव पाए जाते हैं वहाँ तक, ठीक है। तो ये स्थल हो गया, ये वायुमंडल हो गया, ये जलमंडल हो गया। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन वाला जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है आपका जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल वह स्पेस है जहाँ हवा, पानी, मिट्टी आपस में मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जिसमें एक छोटा सा बैक्टीरिया से लेकर विशाल नीली व्हेल तक भी जीवित रह सकते हैं। तो जैवमंडल के मुख्यतः 2 घटक हमको देखने को मिलते हैं। तो जैवमंडल को समझने के लिए हमें इसे 2 मुख्य श्रेणियों में बांटना होगा।
एक होता है आपका पादप जगत और दूसरा होता है जीव जंतु जगत, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ, समुद्र, वनस्पतियाँ शामिल हैं। ये सौर ऊर्जा को भोजन में बदलने का प्राथमिक कार्य करती हैं। यानी पादप जो जगत है वो हमको सनलाइट से क्या करता है, खाना बनाता है, खाना बना के हमको जीवन जीने के लिए उपयुक्त जो ऊर्जा है उसको हमको प्रदान करता है। यानी सूर्य से खुद ऊर्जा लेता है और आपके कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होके जीव जंतु को प्रदान करता है। वहीं पे जीव जंतु जो है आपके, इसमें मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी, मछलियाँ, सूक्ष्म जीव सभी शामिल होते हैं, है ना। और ये भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, उसमें देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो जैवमंडल की जो कार्य प्रणाली है वो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम पे आधारित होती है। तो जैवमंडल के भीतर रहने वाले सभी प्राणी एक दूसरे से और भौतिक पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। इस जटिल तंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं, जहाँ पे जितने भी जीव जो हैं आपके, यानी जैव प्लस अजैव दोनों मिलके, अजैव में क्या हो गया, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब। जैव मतलब जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब चीज़ें दोनों मिलके क्या करते हैं, एक ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं जो स्थिर रूप से एक तंत्र की समान काम करती है। वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती हैं। इनमें दो प्रक्रियाएं सबसे महत्वपूर्ण है। यानी आपका पहला ऊर्जा का प्रवाह, यानी सनलाइट मुख्य सोर्स है आपका, है ना। सन जो है मुख्य सोर्स है एनर्जी का। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इस, देखिए इस सिस्टम में क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी हमको देखने को मिलते हैं इको सिस्टम में। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है, पोषक तत्वों का चक्र। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। सूर्य से उत्पादक यानी पौधों में, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता या जो भी आपका क्या बोलना चाहिए, लास्ट उपभोक्ता जो भी हो गया वो, है ना। और उसके बाद आपके अपघटक से फिर वो मिट्टी में मिल जाता है, फिर से पोषक तत्व बनता है। इस तरीके से ये चक्र चलता है आपका, है ना। तो ऊर्जा का प्रवाह इस तरीके से मिलता है। और ध्यान रखेंगे लिंडमैन के अनुसार सिर्फ 10% ऊर्जा ही हमको मिलती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में। यानी सूर्य से लगभग 1 से 5% जो है आपका पौधे प्राप्त करते हैं ऊर्जा। अब उस पौधे को जब हम खाते हैं तो उससे सिर्फ 10% हमको शाकाहारी जीव यानी प्राथमिक उपभोक्ता को मिलती है, द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक से 10%, तृतीयक को द्वितीयक से 10%। इस तरीके से आपका ऊर्जा का जो है संचरण 10% का नियम हमको देखने को मिलता है। लिंडमैन, ठीक है, लिंडमैन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये सूत्र दिया था। बाकी जो 90% वो कहाँ चला गया, तो 90% जो है आपका हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ 10% जो है ऊर्जा जो है हमको एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ट्रांसफर होती दिखती है। पोषक तत्वों का जो चक्र है उसमें जैसे मिट्टी में पोषक तत्व पौधे में जाते हैं, पौधे से जीव जंतु में जाते हैं, जीव जंतु के मृत्यु के बाद अपघटन होने के बाद फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना। तो इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र भी कहा जाता है। आपका पोषक तत्वों का जो चक्र है इस तरीके से देखने को मिलता है। चौथा देखते हैं जैवमंडल। तो जीवन का जो मिलन स्थल होता है ना वो जैवमंडल कहलाता है, यानी आपका बायोस्फीयर। तो इसी मिलन स्थल को क्या बोलते हैं, तीनों मंडल का एक साथ होना। तो ये पोषक और आधार यानी पोषण और आधार, लिविंग स्पेस दोनों मिलके आपका स्थलमंडल, जलमंडल, ये सब के संरचना से मिलके बनी होती है ना। जैवमंडल खैर हमने देख लिया, वही चीज़ कितने बार देखेंगे। जैवमंडल में संतुलन कैसे बना होता है, तो जैवमंडल में संतुलन के लिए सभी चीज़ों का उसके बैलेंस में होना, जैसे ऑक्सीजन का उसके बैलेंस में होना, जानवर द्वारा या कोई भी CO2 का जो है वायुमंडल में होना, लिमिट में जितना उसका लिमिट है, ये सब जो है संतुलन में बने रहते हैं, तब तक वो बैलेंस बना होता है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ें बढ़ती या घटती हैं आपका प्रदूषण कहलाने लगता है। जैसे कोई भी चीज़ का बढ़ना या घटना ये प्रदूषण में शामिल हो जाता है। जैसे रसायनों के कारण मिट्टी या पानी जहरीले हो जाते हैं, है ना, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। कार्बन उत्सर्जन जैसे वायुमंडल में CO2
है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, अन्य गैसें जो हैं मिलती हैं, तो इससे जैवमंडल की सीमाएं प्रभावित होती हैं, जैसे समुद्री जीवन जो है नष्ट होने लगता है। वनों की कटाई से जो है आवास छीनने से जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी भी कम हो जा रही है। तो अलग अलग चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं प्रदूषण के रूप में, और इसी से जैवमंडल का जो संतुलन है वो क्या है, डिस्टर्ब होता है। आगे इसमें देखते हैं आपका अपने पर्यावरण की जो अंतःक्रियाएं जो होती हैं ना, आपकी इंटरेक्शन बिटवीन ईच एंड अदर जो होती हैं, उसको बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें आपका जो है देखने को मिलता है कि जीव जीव के बीच में अंतःक्रिया यानी बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन, ये सभी जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और आपके सिलेबस में ये चीज़ें दी हुई हैं। देखना, यह दर्शाता है कि एक जीवित प्राणी दूसरे जीवित प्राणी से कैसे प्रभावित होता है। इस परिस्थिति की संबंध को ही हम लोग जैव जैव अंतःक्रिया कहते हैं। जैसे आपका खाद्य श्रृंखला, इसमें एक जीव जो है दूसरे जीव से कैसे वो डिपेंडेंट होता है, वो चीज़ देखते हैं। जैसे ऊर्जा का स्थानांतरण के लिए हमेशा जो है खाद्य श्रृंखला महत्वपूर्ण होती हैं, और ये हमेशा एक दिशा में होती है, यानी सूर्य से प्राथमिक उत्पादक, उत्पादक है ना, प्राथमिक नहीं उत्पादक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, देन द्वितीय उपभोक्ता, देन तृतीयक उपभोक्ता, और ये लास्ट में अब घटक में जाके जो मिल जाता है ना। तो इस तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण हमको देखने को मिलता है, यानी उत्पादक जो घास होती है, ठीक है, वो कौन खाता है, कोई प्राथमिक उपभोक्ता यानी टिड्डा मान के चलते हैं ना। टिड्डा को कौन खाता है, मेंढक खा लेता है। मेंढक को कौन खाता है, सांप खा लेता है, और जब वो नष्ट हो जाता है तो वो अपघटित हो जाता है। कभी भी ध्यान रखेंगे, श्रृंखला जो फूड चेन होती है उसमें अपघटक को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि अपघटक तो हर एक श्रृंखला में शामिल है, हर जगह पे शामिल है, कुछ नहीं बचा। मान लीजिए घास को कोई नहीं खाया, जब वो खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो कौन खा देता है उसको, सीधा अपघटक खा लेता है। वैसे प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा का कोई नहीं खाया, मर गया तो कौन खाएगा, उपभोक्ता अपघटक कर देगा, है ना। वैसे द्वितीय उपभोक्ता, मेंढक को कोई नहीं खाया, मर जाएगा तो उसका भी अपघटन हो जाएगा। तृतीयक उपभोक्ता, सांप को कोई नहीं खाया, अपघटन हो जाएगा। तो अपघटक जो होते हैं वो किसी भी श्रेणी में कहीं भी घुस जाते हैं। वो पहला भी यहाँ भी घुस गया, इसमें भी घुस गया, इसमें भी घुस गया, इसमें भी घुस गया, वो सिर्फ सांप के बाद आता है ऐसा तो है नहीं। इसलिए अपघटक को जो है कभी भी जो श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता, ध्यान रखेंगे, ठीक। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो देख लेंगे। दूसरा होता है आपका सहजीविता, जीवों के बीच में, जीव जीव के बीच में, इसमें लेन देन वाली बात होती है। जैसे मान लीजिए, इसको पढ़ने से अच्छा मैं समझाता हूँ कि गाय है, गाय के शरीर पे देखना छोटी छोटी क्या होते हैं, कीड़े जो हैं चिपके होते हैं, जो उसका खून चूसते रहते हैं। तो कभी भी कौवा आके उसके ऊपर बैठ जाता है, कोई बगुला आके बैठ जाता है, और ये छोटे छोटे परजीवियों को क्या करता है, खा जाता है। तो गाय और कौवे के बीच में क्या हो गया, आपसी लेन देन हो गया, ठीक। वो उसके ऊपर उसको बैठने दिया, उससे क्या होगा, उसकी सफाई हो गई। तो इस तरीके से आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सहजीविता देखने को मिलती है। सिम्बोसिस या म्यूचुअलिज्म कहते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश वर्ड ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वर्ड से बहुत पूछा जाता है आजकल, हिंदी को जनरली नहीं दिया जाता। नेक्स्ट आता है आपका कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा। जब संसाधन जैसे भोजन, पानी, साथी ये सीमित होते हैं तो आपस में संघर्ष देखने को मिलता है। यह डार्विन के सिद्धांत के अनुसार योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, हिंदी तो याद ही नहीं होता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये सिद्धांत सिद्ध किया गया था। यानी देखो, मान लो आपने सभी ने सुना होगा कि एक टाइम आया था जब आइस एज आ गया था। आइस एज में क्या हो गया था कि पूरी पृथ्वी में क्या हो गया था, बर्फ़ जम गया था। तो जो भी उस चीज़ से क्या किया, कॉम्पिटेट कर पाया, जैसे आपका मगरमच्छ हो गया, ठीक है, उसी समय क्या है ना, छिपकली हो गई, है ना, छिपकली। तो ये जो जीव हो गए, मगर, छिपकली, है ना, ये सब जो जीव हैं उसी समय के हैं। लेकिन कछुआ ये सब बच गए, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा जो डायनो होता था, डायनासोर्स जो होते थे, ये सब तो नहीं बच पाए, ये सब तो मर गया, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे काम करता है। जो प्रतिस्पर्धा कर पाया, जो सर्वाइव कर पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा।
जीव अजीव के बीच में अंतःक्रिया, बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन। ये क्या होते हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से जीव और जीवित रहेंगे उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपका देखो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, एक जीवित पौधे के द्वारा किया जाता है। वो जीवित है ना, लेकिन उसको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, निर्जीव चीज़ों की, जैसे सूर्य का प्रकाश, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पानी, ये सब क्या करता है, वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, भोजन में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ें ना एकदम, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। ये सूत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट। ये देखिए, ये फैक्टर्स जो हैं आप देखिए, वाटर, ठीक है, अच्छा वाटर तो यहाँ पे आ गया, सॉरी, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, एक मिनट, यानी 6CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है ना, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया आपका वाटर, ठीक, ये हो गया सनलाइट। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया आपका ग्लूकोज, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ये होता है आपका प्रकाश संश्लेषण का क्रिया, जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और सनलाइट की आवश्यकता होती है। प्रकाश के उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, उसको ग्लूकोज, यानी जो आपके खाने का जो ऊर्जा होता है ना, हम लोग ग्लूकोज से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। हम लोग का जो शरीर है, जितने भी जीवधारी हैं, और वो ग्लूकोज को ही अपने ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और साथ ही साथ एक गैस निकलता है O2 ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, पौधे अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। यही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना, इस तरीके से जो प्रकाश संश्लेषण है वो चलता है। और इसमें जीव और अजीविक जो चीज़ें होती हैं उसके बीच में अंतः संबंध देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, होप आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए सनलाइट यहाँ से आया, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण किया, आपके स्टोमेटा होता है यहाँ पे, है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों के नीचे में, स्टोमेटा बोलते हैं, जहाँ से ज़्यादा पानी हो जाता है तो उससे पानी की बूंदें निकल जाती हैं, या वहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलने या बाहर निकलने का, जाने अंदर आने जाने का वो जो है रास्ता स्टोमेटा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करती हैं, कहाँ से, वायुमंडल से, और ऑक्सीजन जो है आपके फोटोसिंथेसिस होने के बाद दे देती हैं। और इसी पेड़ पौधों में क्या संग्रहित हो जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6, C6H12O6, एक मिनट, ये 6 तो ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो भी बोल दीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं, तो ये प्लांट सेल्स जो होते हैं इसी पे क्या होता है आपका संग्रहित हो जाता है वो। और इसको करने के लिए पत्तियों पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक का होना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। प्लास्टिक जो है आपका बायोलॉजी में आप इसको पढ़ेंगे भी, खैर इसको छोड़िए अभी फ़िलहाल के लिए। और वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, पानी आपके ज़मीन से, पोषक तत्व आपकी ज़मीन से वो एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से आपका सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में पौधे जो हैं खाना पकाते हैं और अपने सेल्स में उसको स्टोर करते हैं, जिसको उपभोक्ता जो है ग्रहण करते हैं। हम लोग को बचपन में ना सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, टीचर्स जो हैं आपका, जो छत्तीसगढ़ में भाजी बोलते हैं ना, भाजी,
उसका उदाहरण देते थे। भाजी जो है उसका पत्ता जो है हरा हरा होता है ना, तो ये सनलाइट लेता है, इसमें खाना स्टोर हुआ, इस खाने को कौन खाता है, तुम लोग खाते हो ना, बच्चे लोग ऐसा बोलते थे। तो इस तरीके से हमको सबसे ज़्यादा भाजी के द्वारा समझाया जाता था। खैर अपने अपने टीचर का सबका अपना अपना तरीका है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अनुकूलन, एडॉप्टेशन के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा बहुत इसमें से। कि अनुकूलन क्या होता है कि जो भी अजीव घटक जो जीवों के शरीर की बनावट तय करते हैं, जैसे ठंडे इलाकों में जानवरों की चमड़ी मोटी हो जाना, ठीक है, अजीव जो होता है क्या है वो तापमान, जबकि मरुस्थल में पौधों की पत्तियों कांटों में बदल जाती है वो अजीव है पानी की कमी। यहाँ पे अजीव का जो है जीवित चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ता है वो बता रहा है। यानी ठंडी जहाँ पे ज़्यादा रहती है वहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उनकी स्किन जो है मोटी होती है और साथ ही साथ उसमें रोएदार बाल जो हैं आपको देखने को मिलता है। जैसे याक का देखना कितना सारा बाल होता है और कितना भी ठंडी हो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन वहीं पे जहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पत्तियाँ होती हैं आपके, पत्तियाँ ऐसे बड़ी पत्तियाँ नहीं पाई जाती, वहाँ पे पत्तियाँ जो है कांटों में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे आपका कैक्टस में होता है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। प्राकृतिक सामाजिक जो अंतर्निर्माण क्या बोलते हैं अंतःक्रिया देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है आपका जो जैसे आपका यह क्षेत्र जो जहाँ पे मनुष्य अपनी बुद्धि और तकनीक का उपयोग करके प्रकृति में बदलता है। जैसे कि आप कोई वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट को अपने खुद के उपयोग के लिए उसका यूज़ करता है। जैसे आपका नकारात्मक प्रभाव के रूप में ले सकते हैं, जैसे कोयला तेल आदि के लिए क्या है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है पृथ्वी से दहन करता है, इसके बदौलत वो क्या देता है और प्रदूषण फैलाता है, कचरा देता है। तो ये इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है ना। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है आपका देखने को मिलता है। वहीं पे सकारात्मक जो है टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनी बुद्धि के द्वारा, ठीक है, कि प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे प्रकृति का दोहन करना है वो चीज़ें, जैसे सौर प्लेट्स लगा दिया है ना। तो यहाँ सौर पैनल से क्या है, सौर की ऊर्जा को है हम लोग सीधा विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको देखने को मिल सकता है। प्रकृति का फीडबैक यहाँ पे हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम पेड़ काटते हैं तो जल चक्र बाधित होता है और क्या होता है, यह हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में प्रकृति में हमें प्रतिक्रिया देगी। हम जब गलत करेंगे तो उसका क्या होगा, क्षतिपूर्ति हमको देखने को मिलता है। याद रखने योग्य विशेष बात क्या है यहाँ पे कि क्या आप जानते हैं कि अपघटक जैसे कवक, बैक्टीरिया, इन तीनों अंतःक्रियाओं को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो मृत जीवों यानी मृतोपजीवी जो होते हैं जीव, जो वापस मिट्टी में अजीव को मिला देते हैं, जिससे यह चक्कर फिर से शुरू हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जितने भी जीव जो हैं उनकी मृत्यु उपरांत उसको फिर से मिट्टी में उसके पोषक तत्वों को मिला देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, है ना, और पृथ्वी को फिर से वापस वो पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो ये चक्रण के लिए आपका अपघटक का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के संदर्भ में पर्यावरण का प्रमुख सरोकार, ये पॉइंट है ना। तो आज के संबंध में पर्यावरण का प्रमुख सरोकार का अर्थ है आज की परिस्थितियों में पर्यावरण से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याएं, चुनौतियां जो पृथ्वी के जीव जंतुओं, मनुष्यों जीवन की सीधे प्रभावित करती हैं, जिससे समाधान पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक है। वर्तमान समय में प्रदूषण, जल संकट, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई आदि प्रमुख पर्यावरणीय सरोकार कहे जाते हैं। तो बच्चों में संवेदनशीलता हेतु प्रयास क्या क्या करने चाहिए, ये भी पॉइंट है एक आपका सिलेबस में। तो स्वच्छ हवा एवं पौधारोपण का महत्व उनको समझाना चाहिए, वर्षा जल संचयन के बारे में उनको बताना चाहिए, पानी बचाने की आदत पे उनको जोर देना चाहिए, फोकस देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इससे क्या नुकसान है, किससे क्या फ़ायदे हैं। ऊर्जा संरक्षण व नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में उनको बताना चाहिए, उनको बल देना चाहिए कि इनके बारे में वो सोचें। प्रकृति संरक्षण की भावना उनमें विकसित करनी चाहिए। एक बच्चा एक पेड़, एक बच्चा माँ के नाम जैसे जो प्रयास हैं ना, इनसे उनको प्रेरणा दी जानी चाहिए। उनके बर्थडे पे उनसे पौधारोपण आदि कराना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं ना। प्लास्टिक का या किसी भी प्रोडक्ट का 3R फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले 3R में आपका आता है रिड्यूस। रिड्यूस क्यों?
क्योंकि कोई भी वस्तु है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसका कम से कम यूज़ करना जो है उसका एक बचत है। तो सबसे पहले आता है रिड्यूस, लेकिन अब वो रिड्यूस नहीं कर सकते, जितना यूज़ करना है कर रहे हैं। तो उसी चीज़ का उत्पादन करने के बाद उसको रीयूज़ करना उसका दूसरा तरीका है, इसलिए सेकंड नंबर पे आता है आपका रीयूज़, मतलब उसी को बार बार यूज़ करना। जैसे पानी का बॉटल हम लोग एक बार यूज़ करते हैं, फेंक तो देते हैं कुछ चीज़ों को, है ना, वैसे ही कुछ पानी बॉटल आते हैं जिसको बार बार यूज़ किया जा सकता है। स्टील की बॉटल्स आती हैं, उसको कई बार यूज़ कर सकते हैं, है ना। और ना कर पाए, एकदम ख़राब हो गया, तो उसका रीसाइकल यानी फिर से उसको उपयोग करने योग्य बना देना, रिसाइकल। तो 3R जो है हमेशा पूछा जाता है, जिसमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल ये सही क्रम है ना, ध्यान रखेंगे। 3R का सही क्रम जो है आपका रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल होता है। कभी भी इसको आगे पीछे मत कीजिएगा, कभी भी इसका सर्कल पूछा तो, है ना। पहला आपका रिड्यूस आता है, दूसरे में आपका रीयूज़ आता है और तीसरे में आपका रिसाइकल आता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आजकल बनते हैं। क्वेश्चन अब ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ 3R, अभी ये पूछा जाएगा व्हाट इज़ द फर्स्ट मीन ऑफ द R। ठीक है, व्हाट इज़ द फर्स्ट R, व्हाट इज़ द सेकेंड R एंड व्हाट इज़ द थर्ड R। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 3R, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फर्स्ट R, व्हाट इज़ द मीन ऑफ सेकेंड R एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ थर्ड R। ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कचरा डिब्बा जैसे आदतें उनको सिखाना, कंपोस्टिंग आदि के बारे में बताना, CFC जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उपयोग को रोकने की आवश्यकता के बारे में बताना, ये सब चीज़ें बच्चों में डेवलप करने की आवश्यकता है। अब बच्चों की दृष्टि से पर्यावरण को कैसे रोचक बनाया जाए, तो सबसे पहला होता है पर्यावरण जो है हम लोग के बच्चों का सबसे पहला शिक्षक होता है। यानी बच्चा जो अपने आसपास के वातावरण से ही सीखता है, अपने घर, परिवार, सड़क, बाजार, पेड़, जानवर आदि से ही सीखता है। और बच्चे को हर वस्तु नई लगती है, आकर्षक लगती है, खोजने युक्त लगती है, इसलिए पर्यावरण जो है सबसे पहला उनका शिक्षक होता है। बच्चे में जिज्ञासा जगाना कि जो नेचर है वो कैसा है, जैसे पेड़ क्यों हिलते हैं, बादल कैसे बनते हैं, जानवर कैसे चलते हैं, है ना, पत्ते हरे ही क्यों दिखाई देते हैं, लाल क्यों नहीं दिखाई देते हैं, सूर्य क्या है पूर्व में ही क्यों उगता है, पश्चिम में क्यों नहीं उगता, ये सब चीज़ों के बारे में उनको बताना, सूर्य के चक्रण, पृथ्वी के चक्रण आदि के बारे में बताना, जितनी भी उनकी क्यूरियोसिटीज़ हैं उनको क्या करना, समाधान करना। खेल में ही पर्यावरण का प्रयोगशाला, जैसे मिट्टी, पानी, पत्ते, टहनियाँ, कीड़े मकोड़े आदि से इनके अनुभवात्मक प्रयोगशाला आदि का देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्लासरूम से बाहर उनको निकाल दिया गया और उनको बोला गया कि जाओ अपने आसपास जो है देखो कि कितने अलग अलग प्रकार की पत्तियां आप इकट्ठा कर सकते हैं। एक एक पत्ती आप लाने को बोलो, कुछ पत्तियां छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ पतली होती हैं, मोटी होती हैं, कुछ धारीदार होती हैं, रेशेदार होती हैं, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं कि पत्तियां वैसी हैं तो हैं क्यों ऐसा, है ना। ठोस व प्रत्यक्ष अनुभव, कॉन्क्रीट लर्निंग इसको बोलते हैं। तो बच्चों में सोच जो है ठोस वस्तुओं पर आधारित होती है, इसलिए चित्र, मॉडल, वास्तविक वस्तुएं, प्रकृति भ्रमण, स्कूल गार्डन की आवश्यकता हमको देखने को मिलती है। वहीं पे विविधता जो है बच्चों को आकर्षित करती है, जैसे विभिन्न रंग के आकार, गंध, ध्वनियाँ बच्चों को प्रभावित करती है, जैसे रंग बिरंगे पक्षी, मौसम का बदलना, खेत, तालाब आदि के बारे में भी उनको बताएं। कहानी आदि से, कविता आदि से या खेल के आदि से माध्यम से हमको पर्यावरण के बारे में उनको रोचक जानकारियाँ सिखानी है ना। वैसे ही पर्यावरण जो है आपका विज्ञान प्लस समाज दोनों का क्या बोलना चाहिए मिलन देखने को मिलता है। जैसे प्रकृति पक्ष में आपका पेड़ पौधे, जानवर, मौसम आदि देखने को मिलता है, वहीं पे सामाजिक पक्ष जो परिवार, पड़ोस, त्यौहार और इनका दोनों के बीच में जो अंतर संबंध हो गया, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं और ये बच्चों को सिखाना हमको चाहिए। इसका निष्कर्ष यही होता है कि बच्चों को जो है पर्यावरण से जोड़ने के लिए पर्यावरण के साथ उनको सामंजस्य स्थापित करने की सीख देनी चाहिए, अनुभव से ज़्यादातर हो सके तो, है ना। चलिए कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs हैं जो पूछे गए हैं, है ना, पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में। तो देखिए यहाँ पे EVS का उद्देश्य क्या है, रट कर सीखना, केवल विज्ञान पढ़ाना, बच्चों के उसके वास्तविक परिवेश से जोड़ना और कठिन सिद्धांत पढ़ाना। ऐसे ऐसे शब्द जब आते हैं ना, रट कर सीखना, ये कभी भी
नेगेटिव वर्ड है मत यूज़ कीजिए। केवल केवल वर्ड आ गया, नेगेटिव वर्ड रहता है अक्सर। विज्ञान पढ़ाना है ना, कठिन सिद्धांत पढ़ाना, कठिनता से पढ़ाने की मतलब ही नहीं है ना, कठिनता नहीं है ना, तो ये सही ऑप्शन होगा। इस तरीके से कुछ ऑप्शन एलिमेंट कर भी सीखिएगा, है ना। अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट किस भाषा से आया हुआ है? जर्मन, लैटिन, फ्रेंच या ग्रीक? हमने पढ़ा था फ्रेंच भाषा से आया हुआ है, ध्यान रखेंगे फ्रेंच भाषा से। जनरल ज़्यादातर जो भाषा है आपका लैटिन और ग्रीक में दिखता है, लेकिन ये फ्रेंच भाषा है। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से क्या है? प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंता, मूलवासी लोगों और प्रकृति पर्यावरणों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, मानवीय गतिविधियों के खतरे की हद तक नुकसान, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होना चाहिए? मूल आपका प्रकृति की रक्षा को लेकर जो चिंता है ना, जो सरोकार है, वो इसमें देखने को मिलता है। पर्यावरण किसे कहते हैं? केवल देखो, केवल वर्ड आता है तो हमेशा नेगेटिव होता है, इसको हमेशा छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। केवल जीव जगत, केवल अजीब वस्तुएं, जीवित अजीवित तथा मानव निर्मित सभी तत्वों का समूह, केवल प्राकृतिक चीज़ें, तो ये तीनों तो नहीं होंगी केवल, अक्सर केवल वाले में ना, मोस्टली, है ना। तो ये जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये वाला। एक मिनट, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ए आहार श्रृंखला, बी खाद्य श्रृंखला, शिकार की क्रिया, और डी जल चक्र। ठीक है, तो इसमें देखो सजीव और निर्जीव के बीच में बोला है, सजीव और निर्जीव। तो आहार श्रृंखला एक हो गया, दूसरा हो गया खाद्य श्रृंखला, शिकार की क्रिया और जल चक्र। ठीक है, तो ये आहार श्रृंखला तो देखने को हमको मिलती नहीं है, उसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, खाद्य श्रृंखला, इसमें जीव जो है एक जीव से दूसरे जीव को खाता है और ये खाद्य श्रृंखला चलती, तो इसमें जीव से जीव का संबंध हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शिकार की क्रिया, शिकार में क्या करता है, एक जीव दूसरे जीव को खाने के लिए उसका शिकार करता है, ये भी जीव से जीव की क्रिया हो गई। लेकिन जल चक्र में क्या होता है, इसमें जल प्लस आपका क्या बोलते हैं, उसमें क्या बोलना चाहिए, सजीव घटकों की अंतःक्रिया हमको देखने को मिलती है। जैसे जल चक्र में क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, ऊपर जाता है, बादल बरसता है और नीचे आता है। इस तरीके से इसमें जो है आपका सजीव जो चीज़ें होती हैं वो भी शामिल होती हैं। जैसे आपका पेड़ पौधे हो गए, उसमें से वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, मानव से भी होता है। इस तरीके से जल चक्र निर्जीव घटकों के साथ सजीव घटकों की अंतःक्रिया है। ठीक है, इसलिए मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, सामाजिक प्लस सांस्कृतिक। जलवायु, वर्षा, मिट्टी, भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, खनिज, चट्टानें, जंतु। तो सामाजिक जो चीज़ें हैं, वर्षा, मिट्टी, जलवायु सामाजिक है नहीं, सूर्य, पृथ्वी, आकाश सामाजिक नहीं है, खनिज, चट्टानें, जंतु सामाजिक नहीं है, भवन, सड़कें और ऐतिहासिक स्थल जो है आपका मनुष्य का सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों चीज़ों का समावेश देखने को मिलता है, किसमें, भवन, सड़कें या ऐतिहासिक स्थलों में। प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, और डी उपरोक्त सभी। तो ये सब चीज़ें उनको आवश्यक है जानना। ठीक है, तो जिससे क्या हो सकते हैं, वो बच्चे जो हैं आपके पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं, प्रदूषण मुक्त करने में। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस यानी कम उपयोग, आपका पुनर्चक्रण यानी आपका रिड्यूस, रीयूज है ना, और पुनः निर्माण यानी रिसाइकल। ठीक है, पुनः उपयोग, पुनः संरचना नहीं होता। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। ठीक है, इसमें भी आपको पुनः संरचना दे दिया है। ठीक है, अब बचा ये और ये, तो इसका सही क्रम देखिए, कम उपयोग होना है, फिर पुनः चक्रण, ठीक है, और उसके बाद पुनः उपयोग, फिर से पुनः उपयोग दे दिया है। ठीक है, रीयूज़ दिया है। ठीक है,
पुनः चक्रण दिया है, पुनः निर्माण, ये हिंदी का मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ इसके बीच में। कम उपयोग, ये पुनः निर्माण वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। कम उपयोग, रिड्यूस, पुनः चक्रण यानी रिसाइकल, और ये रीयूज़, ये आगे पीछे करके दे दिया है ना, लेकिन इसका सही क्रम ये याद रखिएगा, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रकृति एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। पहला वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये तीनों जो हैं आपके प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के उदाहरण हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। विद्यालय किस पर्यावरण का भाग है? तो प्राकृतिक, ये मानव निर्मित है ना, मानव निर्मित है। 11वां हो गया आपका प्रदूषण किस प्रकार का मुद्दा है? तो ये पर्यावरणीय मुद्दा होगा। नेक्स्ट आते हैं आपका परस्पर सह अस्तित्व, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी आपकी मधुमक्खी और फूल वाली होती है। फूल से मधुमक्खी परागकण को इकट्ठा करती, शेर चीता ये सब, चूहा बिल्ली ये सब नहीं होगा, है ना। ईवीएस में स्थानीय परिवेश का अर्थ है, स्थानीय परिवेश यानी जहाँ पे बच्चा रहता है या उसका पूरा वातावरण, है ना। केवल स्कूल, घर, केवल जो वर्ड आ गया मतलब नेगेटिव हो जाता है अक्सर, है ना। बच्चा पर्यावरण को कैसे समझता है? खेल खेल में भी समझता है, अनुभव से भी समझता है, अवलोकन से भी समझता है, इसलिए ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। ईवीएस में सार्वकारक शब्द का अर्थ है सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे दोनों, है ना। बगुला गाय के शरीर से कीड़े खाता है, गाय को खुजली से राहत मिलती है, किसका उदाहरण? यह सहजीविता का, है ना, सह अस्तित्व का उदाहरण है, ठीक। मानव का सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव कौन सा है? सकारात्मक बोल रहे हैं तो ये वर्षा जल संचयन जो है, ये सब तो आपका नेगेटिव हो गया, है ना। बच्चे की सीख किस पर आधारित होती है? ठोस अनुभवों पे, अमूर्त अवधारणाओं पे, पहले से दिए गए नोट्स पे, या गहन शोध पे? तो बच्चे जो हैं आपके जो है, कहाँ गए ये बच्चे जो हैं आपका ठोस अनुभवों से सीखते हैं, है ना। अमूर्त अवधारणाओं पर आधारित नहीं होती है ना सीख। पर्यावरण शिक्षा में कौन से सबसे महत्वपूर्ण है? जानकारी, जागरूकता, भावनाएं या स्मरण शक्ति? जागरूकता सबसे इम्पोर्टेंट है ना। दो जानवरों के बीच यदि एक ही भोजन को खाने के लिए आपस में क्या हो, जद्दोजहद हो, खाते हैं, तो उसमें किसका उदाहरण है? तो ये आपका प्रतिस्पर्धा का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार से हम हमारा जो एमसीक्यू भी है वो भी कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट ओपन है, प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार, तैयारी करते रहिए।